हेलो एवरीवन, यदि आप यूपीएससी प्रीलिम्स मेंस या इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। अगले कुछ मिनटों में हम करंट अफेयर्स विषय समझेंगे जो सीधे जीएस पेपर 3 से जुड़े हैं और परीक्षा में पूछे जाने की पूरी संभावना रखते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। प्रश्न -1, भारत की एक्सटर्नल सेक्टर वल्नरेबिलिटीज एवं इकोनॉमिक ऑस्टेरिटी। सबसे पहले समझते हैं कि एक्सटर्नल सेक्टर क्या होता है। इसमें भारत का अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, फॉरेक्स रिजर्व, कैपिटल फ्लो और एक्सचेंज रेट शामिल होते हैं। जब सरकार का फिस्कल डेफिसिट बढ़ता है तो सरकार अधिक उधार लेती है, इससे मांग बढ़ती है और आयात भी बढ़ जाता है। अधिक आयात होने पर करंट अकाउंट डेफिसिट यानी CAD बढ़ता है। इसके कारण विदेशी मुद्रा की मांग बढ़ती है, रुपया कमजोर होता है और आयातित वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। यही स्थिति इंपोर्टेड इन्फ्लेशन को जन्म देती है। ऐसी परिस्थितियों में भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI को फॉरेक्स रिजर्व का उपयोग करके बाजार में हस्तक्षेप करना पड़ता है। भारत के सामने प्रमुख चुनौतियां हैं बढ़ता ऑयल इंपोर्ट बिल, वैश्विक आर्थिक मंदी, कैपिटल आउटफ्लो, एक्सचेंज रेट में अस्थिरता और जियोपॉलिटिकल तनाव। इनसे निपटने के लिए सरकार FRBM एक्ट, मेक इन इंडिया, PLI स्कीम, PM गति शक्ति और निर्यात प्रोत्साहन योजनाओं पर काम कर रही है। यूपीएससी मेंस कीवर्ड्स याद रखें: फिस्कल डिसिप्लिन, करंट अकाउंट डेफिसिट, फॉरेक्स रिजर्व, रुपया अवमूल्यन, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। प्रश्न 2, मेजर पोर्ट्स कॉर्पोरेटाइजेशन। अब बात करते हैं भारत के बंदरगाहों की। साल 2021 में मेजर पोर्ट अथॉरिटीज एक्ट लागू किया गया, जिसने मेजर पोर्ट ट्रस्ट्स एक्ट 1963 का स्थान लिया। इसका उद्देश्य भारतीय बंदरगाहों को अधिक स्वायत्त, आधुनिक और वैश्विक प्रतिस्पर्धी बनाना है। इस कानून के बाद बंदरगाहों को अधिक वित्तीय स्वायत्तता मिली, निर्णय लेने की प्रक्रिया तेज हुई, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को बढ़ावा मिला और बाजार आधारित टैरिफ निर्धारण की व्यवस्था लागू हुई। इससे कार्गो हैंडलिंग तेज होगी, लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम होगी, निजी निवेश बढ़ेगा और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार होगा। हालांकि श्रमिकों की चिंताएं, पर्यावरणीय प्रभाव, क्षेत्रीय असंतुलन और आधारभूत संरचना की कमी जैसी चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं। सरकार सागरमाला प्रोग्राम, PM गति शक्ति, नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, मैरिटाइम इंडिया विजन 2030 और मैरिटाइम अमृतकाल विजन 2047 के माध्यम से इस क्षेत्र को मजबूत कर रही है। याद रखें, सक्षम बंदरगाह ही भारत को ग्लोबल ट्रेड और मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की आधारशिला है। प्रश्न 3, एथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम एवं ईसो। अब तीसरा महत्वपूर्ण विषय। एथेनॉल ब्लेंडिंग का अर्थ है पेट्रोल में एथेनॉल मिलाना। इसका उद्देश्य है एनर्जी सिक्योरिटी, स्वच्छ ईंधन और कच्चे तेल के आयात पर निर्भरता कम करना। इस कार्यक्रम से भारत ने कच्चे तेल के आयात में कमी, कार्बन उत्सर्जन में गिरावट, किसानों की आय में वृद्धि, शुगर इंडस्ट्री की बेहतर लिक्विडिटी और विदेशी मुद्रा की बचत जैसे महत्वपूर्ण लाभ प्राप्त किए हैं। लेकिन ईसो यानी पूर्ण एथेनॉल ईंधन की दिशा में कई चुनौतियां हैं, जैसे फीडस्टॉक की उपलब्धता, गन्ने की अधिक जल आवश्यकता, स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर, फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स की कमी और फूड वर्सेस फ्यूल की बहस। सरकार ने नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स, सतत स्कीम, PMG1 योजना, एथेनॉल इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम और फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स को बढ़ावा देने जैसी पहले शुरू की हैं। आगे का रास्ता है सेकेंड जनरेशन एथेनॉल को बढ़ावा देना, फीडस्टॉक में विविधता लाना, सप्लाई चेन मजबूत करना और जल का सतत उपयोग सुनिश्चित करना। निष्कर्ष, यदि टिकाऊ उत्पादन और पर्याप्त इंफ्रास्ट्रक्चर सुनिश्चित किया जाए तो एथेनॉल ब्लेंडिंग भारत की ऊर्जा क्रांति का मजबूत आधार बन सकती है। प्रश्न -4, इनलैंड वाटरवेज एवं मल्टीमॉडल लॉजिस्टिक्स। इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट यानी IWT नदियों और आंतरिक जलमार्गों के माध्यम से माल परिवहन की व्यवस्था है। ये कम लागत, कम ईंधन खपत और कम कार्बन उत्सर्जन वाला परिवहन माध्यम है। भारत में लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम करने, सप्लाई चेन मजबूत करने और निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ाने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। लेकिन मौसमी जल स्तर, सीमित टर्मिनल, ड्रेजिंग और लास्ट माइल कनेक्टिविटी जैसी चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं। सरकार जलमार्ग विकास परियोजना, नेशनल वाटरवेज एक्ट 2016, PM गति शक्ति, नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी और सागरमाला प्रोग्राम के माध्यम से इस क्षेत्र को मजबूत कर रही है। यूपीएससी मेंस निष्कर्ष: यदि जलमार्ग, सड़क और रेल का बेहतर एकीकरण किया जाए तो भारत की लॉजिस्टिक्स लागत कम होगी और वैश्विक प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी। प्रश्न 5, रेवेन्यू डेफिसिट स्टेट्स एवं फिस्कल स्टेबिलिटी। रेवेन्यू डेफिसिट तब होता है जब किसी राज्य का दैनिक सरकारी खर्च उसकी आय से अधिक हो जाता है। इसके प्रमुख कारण हैं अधिक वेतन और पेंशन व्यय, ब्याज भुगतान, सब्सिडी, कमजोर कर संग्रह और केंद्र पर अधिक निर्भरता। इससे राज्यों का ऋण बढ़ता है, पूंजीगत निवेश घटता है और विकास कार्य प्रभावित होते हैं। समाधान के लिए सरकार FRBM फ्रेमवर्क, GST सुधार, 16वां वित्त आयोग, डिजिटल टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस जैसे सुधार लागू कर रही है। निष्कर्ष: मजबूत राज्य वित्त, वित्तीय अनुशासन और कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भारत की दीर्घकालिक आर्थिक स्थिरता और समावेशी विकास की आधारशिला हैं। प्रश्न 6, RBI द्वारा पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस रद्द करना। सबसे पहले समझते हैं कि ये मामला महत्वपूर्ण क्यों है। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI ने लगातार रेगुलेटरी नॉन कंप्लायंस और KYC तथा AML नियमों के उल्लंघन के कारण पेटीएम पेमेंट्स बैंक का लाइसेंस रद्द किया। यह निर्णय केवल एक बैंक तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे फिनटेक सेक्टर के लिए एक महत्वपूर्ण संदेश है। इससे स्पष्ट होता है कि डिजिटल बैंकिंग में इनोवेशन जितना आवश्यक है, उतना ही मजबूत रेगुलेटरी गवर्नेंस, साइबर सिक्योरिटी, डेटा प्राइवेसी और ग्राहकों के हितों की सुरक्षा भी आवश्यक है। फिनटेक क्षेत्र की प्रमुख चुनौतियां हैं साइबर फ्रॉड, मनी लॉन्ड्रिंग, डेटा सुरक्षा, कमजोर कॉर्पोरेट गवर्नेंस और तेजी से बदलती तकनीक। इनसे निपटने के लिए सरकार और RBI ने डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023, RBI रेगुलेटरी सैंडबॉक्स, UPI इकोसिस्टम, अकाउंट एग्रीगेटर फ्रेमवर्क और डिजिटल रुपया यानी CBDC जैसी पहले शुरू की हैं।
निष्कर्ष, भारत में फिनटेक का भविष्य केवल नवाचार पर नहीं बल्कि मजबूत नियमन, पारदर्शिता और उपभोक्ता संरक्षण पर निर्भर करेगा। प्रश्न 7, भारत इटली स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप। भारत और इटली ने अपने संबंधों को स्पेशल स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप का दर्जा देकर सहयोग के नए युग की शुरुआत की है। ये साझेदारी केवल कूटनीति तक सीमित नहीं बल्कि रक्षा, प्रौद्योगिकी, समुद्री सुरक्षा और आर्थिक सहयोग तक विस्तारित है। इंडो पैसिफिक क्षेत्र में ये साझेदारी फ्री, ओपन एंड इंक्लूसिव इंडो पैसिफिक, ब्लू इकोनॉमी, सप्लाई चेन रेजिलियंस और रूल्स बेस्ड इंटरनेशनल ऑर्डर को मजबूत करती है। यूरोप के संदर्भ में यह सहयोग रक्षा निर्माण, सेमीकंडक्टर, ग्रीन एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस टेक्नोलॉजी और IMEC कॉरिडोर जैसे क्षेत्रों में नए अवसर प्रदान करता है। हालांकि जियोपॉलिटिकल तनाव, व्यापारिक बाधाएं और तकनीकी नियम अभी भी चुनौतियां हैं। निष्कर्ष, भारत इटली साझेदारी भारत की यूरोप नीति, इंडो पैसिफिक रणनीति और वैश्विक रणनीतिक उपस्थिति को नई मजबूती प्रदान करती है। प्रश्न 8, भारत स्वीडन जॉइंट एक्शन प्लान 2026-2030। भारत और स्वीडन का जॉइंट एक्शन प्लान 2026-2030 टिकाऊ विकास, नवाचार और उन्नत प्रौद्योगिकी पर आधारित है। ये साझेदारी ग्रीन टेक्नोलॉजी, सर्कुलर इकोनॉमी, रिन्यूएबल एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और क्लाइमेट एक्शन जैसे क्षेत्रों को बढ़ावा देती है। साथ ही दोनों देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टार्टअप इकोसिस्टम, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंडस्ट्री 4.0 और स्किल डेवलपमेंट में भी सहयोग बढ़ा रहे हैं। भारत को इससे तकनीकी हस्तांतरण, स्वच्छ ऊर्जा, रोजगार सृजन, टिकाऊ औद्योगिकीकरण और वैश्विक प्रतिस्पर्धा में बढ़त मिलेगी। सरकार की नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया और PLI स्कीम जैसी पहलें इस सहयोग को और मजबूत बनाती हैं। निष्कर्ष, भारत स्वीडन साझेदारी भारत के ग्रीन ग्रोथ मॉडल और इनोवेशन आधारित विकास को तेजी से आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। प्रश्न 9, भारत नॉर्डिक समिट 2026। सबसे पहले जानिए कि नॉर्डिक देश कौन से हैं। इनमें डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे और स्वीडन शामिल हैं। भारत नॉर्डिक समिट का उद्देश्य उत्तरी यूरोप के इन विकसित देशों के साथ रणनीतिक सहयोग को और मजबूत बनाना है। यह साझेदारी ग्रीन एनर्जी, क्लाइमेट एक्शन, आर्कटिक सहयोग, ब्लू इकोनॉमी, डिजिटल इनोवेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसे क्षेत्रों में भारत के लिए नए अवसर खोलती है। साथ ही क्रिटिकल टेक्नोलॉजी, सप्लाई चेन डाइवर्सिफिकेशन, ऑफशोर विंड एनर्जी, ग्रीन हाइड्रोजन, स्मार्ट सिटीज और सर्कुलर इकोनॉमी में भी सहयोग बढ़ रहा है। हालांकि भौगोलिक दूरी, व्यापारिक बाधाएं और सीमित बाजार जागरूकता जैसी चुनौतियां अभी भी मौजूद हैं। निष्कर्ष, भारत नॉर्डिक सहयोग भारत की ग्रीन ग्रोथ, तकनीकी नवाचार और यूरोप के साथ दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी को नई दिशा देता है। प्रश्न 10, भारत न्यूजीलैंड फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अर्थात FTA। भारत और न्यूजीलैंड ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट यानी FTA पर वार्ता फिर से शुरू की है। इसका मुख्य उद्देश्य द्विपक्षीय व्यापार, निवेश और आर्थिक सहयोग को बढ़ाना है। यह समझौता भारत के लिए ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन, मार्केट एक्सेस, एक्सपोर्ट प्रमोशन, सप्लाई चेन रेजिलियंस और आर्थिक एकीकरण के नए अवसर प्रदान करेगा। विशेष रूप से IT सेवाएं, फार्मास्यूटिकल्स, टेक्सटाइल्स, कृषि निर्यात, शिक्षा और पर्यटन क्षेत्रों को बड़ा लाभ मिल सकता है। लेकिन डेयरी सेक्टर, कृषि संवेदनशीलता, SPS स्टैंडर्ड्स और व्यापार असंतुलन जैसी चुनौतियों पर संतुलित समाधान आवश्यक होगा। सरकार फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2023, मेक इन इंडिया, PM गति शक्ति, नेशनल लॉजिस्टिक्स पॉलिसी, PLI स्कीम और आत्मनिर्भर भारत जैसी पहलों के माध्यम से भारत की वैश्विक व्यापार क्षमता को मजबूत कर रही है। निष्कर्ष, संतुलित और पारस्परिक लाभ वाला भारत न्यूजीलैंड FTA भारत के निर्यात बाजारों का विस्तार करेगा, इंडो पैसिफिक आर्थिक सहयोग को मजबूत करेगा और दीर्घकालिक व्यापारिक प्रतिस्पर्धा बढ़ाएगा। प्रश्न 11, 2026 अमेरिका चीन शिखर सम्मेलन और भारत। 2026 का अमेरिका चीन शिखर सम्मेलन वैश्विक तनाव कम करने और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा को प्रबंधित करने के उद्देश्य से आयोजित किया गया। इसका सीधा प्रभाव भारत की विदेश नीति और इंडो पैसिफिक रणनीति पर पड़ता है। भारत लंबे समय से स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी यानी रणनीतिक स्वायत्तता की नीति अपनाता रहा है। ऐसे में अमेरिका और चीन के बीच बदलते संबंध भारत को मल्टी अलाइनमेंट डिप्लोमेसी, क्वाड सहयोग, ग्लोबल साउथ नेतृत्व और वैश्विक शासन में बड़ी भूमिका निभाने का अवसर देते हैं। आर्थिक दृष्टि से भारत को मैन्युफैक्चरिंग रिलोकेशन, सेमीकंडक्टर निवेश, FDI प्रवाह, क्रिटिकल मिनरल सहयोग और निर्यात वृद्धि के अवसर मिल सकते हैं। हालांकि ताइवान मुद्दा, दक्षिण चीन सागर विवाद, तकनीकी प्रतिबंध और सप्लाई चेन व्यवधान जैसी चुनौतियां बनी हुई हैं। निष्कर्ष, भारत को अपनी रणनीतिक स्वायत्तता बनाए रखते हुए इंडो पैसिफिक में स्थिरता, सुरक्षा और आर्थिक अवसरों का अधिकतम लाभ उठाना चाहिए। प्रश्न 12, भारत नीदरलैंड स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप रोड मैप 2026-2030। भारत और नीदरलैंड्स ने 2026-2030 रोड मैप के माध्यम से सहयोग को नई दिशा दी है। ये साझेदारी केवल व्यापार तक सीमित नहीं बल्कि तकनीक, टिकाऊ विकास और सप्लाई चेन सुरक्षा पर आधारित है। सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र है सेमीकंडक्टर सहयोग। इससे चिप निर्माण, तकनीकी हस्तांतरण और इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग को बढ़ावा मिलेगा। दूसरा महत्वपूर्ण क्षेत्र है ग्रीन हाइड्रोजन, जो स्वच्छ ऊर्जा, ऊर्जा सुरक्षा और नेट जीरो लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करेगा। इसके अतिरिक्त नीदरलैंड्स की विशेषज्ञता जल प्रबंधन, बाढ़ नियंत्रण, तटीय सुरक्षा और स्मार्ट सिंचाई में भारत के लिए अत्यंत उपयोगी है। सरकार की सेमीकंडक्टर मिशन, नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, PLI स्कीम, PM गति शक्ति और मेक इन इंडिया जैसी पहले इस सहयोग को और मजबूत बनाती हैं। निष्कर्ष, भारत नीदरलैंड्स रोडमैप भारत की तकनीकी प्रतिस्पर्धा, ऊर्जा सुरक्षा और टिकाऊ आर्थिक विकास को नई गति प्रदान करेगा। प्रश्न 13,
सिंधु जल संधि पर पीसीए के निर्णय को भारत द्वारा अस्वीकार करना। हाल ही में भारत ने परमानेंट कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन यानी पीसीए की कार्यवाही पर आपत्ति जताते हुए सिंधु जल संधि से जुड़े निर्णय को स्वीकार नहीं किया। सिंधु जल संधि वर्ष 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच विश्व बैंक की मध्यस्थता में हस्ताक्षरित हुई थी। ये दुनिया की सबसे सफल जल साझेदारी संधियों में से एक मानी जाती है। भारत का मुख्य तर्क ये है कि संधि में समानांतर विवाद निपटान प्रक्रियाएं स्वीकार्य नहीं हैं और इससे संधि की मूल भावना प्रभावित होती है। साथ ही यह मामला संप्रभुता और संधि की व्याख्या से भी जुड़ा है। ये मुद्दा केवल कानूनी नहीं बल्कि जल सुरक्षा, भारत पाकिस्तान संबंध, सीमापार आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन और क्षेत्रीय स्थिरता से भी जुड़ा हुआ है। सरकार सिंधु बेसिन में जल विद्युत परियोजनाओं, जल संरक्षण और जल अवसंरचना विकास पर विशेष ध्यान दे रही है। निष्कर्ष, टिकाऊ जल प्रबंधन के लिए कानूनी स्पष्टता, आपसी विश्वास और संवाद आधारित समाधान अत्यंत आवश्यक हैं। प्रश्न 14। प्रधानमंत्री की यूएई यात्रा। भारत और संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के संबंध आज केवल ऊर्जा व्यापार तक सीमित नहीं है बल्कि एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में बदल चुके हैं। आज दोनों देश ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और निवेश, सीईपीए, रक्षा सहयोग, फिनटेक, डिजिटल पेमेंट्स और खाद्य सुरक्षा जैसे क्षेत्रों में तेजी से सहयोग बढ़ा रहे हैं। इसके साथ ही ग्रीन हाइड्रोजन, रीन्यूएबल एनर्जी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्पेस टेक्नोलॉजी, मैरिटाइम सिक्योरिटी और लॉजिस्टिक्स भविष्य के प्रमुख सहयोग क्षेत्र बनकर उभर रहे हैं। यूएई भारत के लिए पश्चिम एशिया का प्रवेश द्वार है। यहाँ बड़ी भारतीय प्रवासी आबादी रहती है और आईएमईसी कॉरिडोर, सप्लाई चेन रेजिलियंस तथा काउंटर टेररिज्म में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है। सरकार सीईपीए, I2U2, आईएमईसी, यूपीआई इंटीग्रेशन, रुपए विस्तार और स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम सहयोग जैसी पहलों को आगे बढ़ा रही है। निष्कर्ष, भारत यूएई साझेदारी आज भारत की वेस्ट एशिया नीति, आर्थिक कूटनीति और ऊर्जा सुरक्षा का एक मजबूत स्तंभ बन चुकी है। प्रश्न 15। ब्रिक्स और टू स्टेट सोल्यूशन। हाल ही में ब्रिक्स देशों ने इजराइल फिलिस्तीन विवाद के समाधान के लिए टू स्टेट सोल्यूशन का समर्थन दोहराया। इसका अर्थ है कि इजराइल और फिलिस्तीन दोनों स्वतंत्र राज्यों के रूप में शांतिपूर्वक अस्तित्व में रहें। भारत लंबे समय से फिलिस्तीन के वैध अधिकारों का समर्थन करता रहा है, वहीं इजराइल के साथ उसके मजबूत रणनीतिक और रक्षा संबंध भी हैं। इसलिए भारत की नीति संतुलित कूटनीति और स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी पर आधारित है। ये मुद्दा भारत के लिए इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे ऊर्जा सुरक्षा, भारतीय प्रवासियों की सुरक्षा, काउंटर टेररिज्म, मैरिटाइम सिक्योरिटी, पश्चिम एशिया की स्थिरता और ग्लोबल साउथ नेतृत्व सीधे जुड़े हुए हैं। हालांकि क्षेत्रीय संघर्ष, मानवीय संकट, ऊर्जा कीमतों में अस्थिरता और महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा जैसी चुनौतियां अभी भी बनी हुई हैं। भारत एक्ट वेस्ट पॉलिसी, ब्रिक्स सहयोग, I2U2, आईएमईसी, मानवीय सहायता और संयुक्त राष्ट्र के शांति प्रयासों का समर्थन करता है। निष्कर्ष, भारत की संतुलित पश्चिम एशिया नीति उसे अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करते हुए शांति, स्थिरता और अंतर्राष्ट्रीय कानून का समर्थन करने में सक्षम बनाती है। प्रश्न 16। भारत वियतनाम संबंध। भारत और वियतनाम वर्ष 2016 से कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स हैं। ये साझेदारी भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और इंडो पैसिफिक विजन का महत्वपूर्ण स्तंभ मानी जाती है। सबसे पहले बात करें समुद्री सुरक्षा की। दोनों देश नेविगेशन की स्वतंत्रता, संयुक्त राष्ट्र समुद्री कानून अभिसमय 1982 यानी यूएन क्लॉस, दक्षिण चीन सागर में सहयोग, मैरिटाइम डोमेन अवेयरनेस, व्हाइट शिपिंग सूचना आदान प्रदान और ब्लू इकोनॉमी को बढ़ावा दे रहे हैं। रक्षा क्षेत्र में दोनों देशों के बीच नौसैनिक अभ्यास, रक्षा प्रशिक्षण, डिफेंस लाइन ऑफ क्रेडिट, रक्षा उपकरण सहयोग, साइबर सुरक्षा और क्षमता निर्माण लगातार बढ़ रहा है। आर्थिक दृष्टि से China+1 रणनीति, सेमीकंडक्टर सहयोग, डिजिटल इकोनॉमी, क्रिटिकल मिनरल्स और सप्लाई चेन रेजिलियंस भारत के लिए नए अवसर प्रदान कर रहे हैं। हालांकि दक्षिण चीन सागर विवाद, चीन की बढ़ती सक्रियता और क्षेत्रीय भू राजनीतिक प्रतिस्पर्धा अभी भी प्रमुख चुनौतियां हैं। सरकार एक्ट ईस्ट पॉलिसी, सागर विजन, इंडो पैसिफिक ओशंस इनिशिएटिव, आसियान भारत कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप और पीएम गति शक्ति जैसी पहलों के माध्यम से इस साझेदारी को मजबूत कर रही है। निष्कर्ष, भारत वियतनाम संबंध स्वतंत्र, खुला, समावेशी और नियम आधारित इंडो पैसिफिक क्षेत्र की आधारशिला है। प्रश्न 17। ईरान का परमाणु कार्यक्रम एवं एनपीटी। अब बात करते हैं ईरान के परमाणु कार्यक्रम की। ईरान के बढ़ते यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम ने न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी यानी एनपीटी की प्रभावशीलता पर फिर से प्रश्न खड़े कर दिए हैं। एनपीटी का उद्देश्य है परमाणु हथियारों का प्रसार रोकना, परमाणु ऊर्जा का शांतिपूर्ण उपयोग बढ़ाना, परमाणु निरस्त्रीकरण को प्रोत्साहित करना और वैश्विक सुरक्षा बनाए रखना। लेकिन आज कई चुनौतियां सामने हैं, जैसे यूरेनियम संवर्धन, अनुपालन संबंधी विवाद, क्षेत्रीय हथियारों की होड़, कमजोर निगरानी व्यवस्था और महाशक्तियों के बीच बढ़ती प्रतिस्पर्धा। भारत के लिए ये विषय इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका सीधा प्रभाव पश्चिम एशिया की स्थिरता, ऊर्जा सुरक्षा, कच्चे तेल की कीमतों, समुद्री सुरक्षा और वहां रहने वाले भारतीय नागरिकों पर पड़ सकता है। इन चुनौतियों से निपटने के लिए भारत रणनीतिक पेट्रोलियम भंडार, एक्ट वेस्ट पॉलिसी, IAEA सहयोग, ऊर्जा स्रोतों में विविधता और सक्रिय कूटनीति को बढ़ावा दे रहा है। निष्कर्ष, दीर्घकालिक वैश्विक शांति और सुरक्षा के लिए पारदर्शी, न्यायसंगत और प्रभावी परमाणु अप्रसार व्यवस्था तथा संवाद आधारित कूटनीति अत्यंत आवश्यक है। प्रश्न -18। भारत नेपाल सीमा विवाद एवं कैलाश मानसरोवर मार्ग। भारत और नेपाल के बीच लिपुलेख, कालापानी और लिम्पियाधुरा क्षेत्र को लेकर समय समय पर सीमा विवाद सामने आता रहा है। ये क्षेत्र केवल सीमा विवाद का विषय नहीं बल्कि सामरिक, धार्मिक और भू राजनीतिक दृष्टि से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये मार्ग कैलाश मानसरोवर यात्रा का प्रमुख रास्ता है और भारत, नेपाल तथा चीन के त्रिजंक्शन के निकट स्थित है। इसलिए इसका संबंध हिमालयी सुरक्षा, सीमा संपर्क, धार्मिक कूटनीति और क्षेत्रीय स्थिरता से भी जुड़ जाता है।
इस विवाद का प्रभाव द्विपक्षीय संबंधों, सीमा व्यापार, तीर्थयात्रा, सीमावर्ती समुदायों और राष्ट्रीय सुरक्षा पर पड़ सकता है। इन चुनौतियों के समाधान के लिए भारत नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, सीमा अवसंरचना विकास, उच्च स्तरीय द्विपक्षीय वार्ता, BBIN सहयोग और इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट जैसी पहलों पर कार्य कर रहा है। निष्कर्ष, भारत और नेपाल के ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और जन के संबंधों को मजबूत बनाए रखने के लिए निरंतर संवाद, आपसी विश्वास और शांतिपूर्ण समाधान सबसे महत्वपूर्ण है। प्रश्न -19 एथिक्स केस स्टडी। मान लीजिए आप किसी जिले के जिलाधिकारी हैं। अचानक सोशल मीडिया पर फैली एक झूठी खबर से तनाव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसी परिस्थिति में एक आदर्श लोक सेवक का पहला दायित्व होगा सत्यापित जानकारी जनता तक पहुंचाना और कानून व्यवस्था बनाए रखना। सबसे पहले डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट टीम को सक्रिय किया जाएगा, पुलिस की तैनाती बढ़ाई जाएगी, सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों की निगरानी की जाएगी और समुदाय तथा धार्मिक नेताओं के साथ शांति बैठकें आयोजित की जाएंगी। साथ ही आवश्यक सेवाओं और व्यापार को बिना बाधा जारी रखा जाएगा। निर्णय लेते समय राष्ट्रीय सुरक्षा, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और लोक व्यवस्था तीनों के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। केवल हानिकारक और झूठी सामग्री पर कानून के अनुसार कार्रवाई की जानी चाहिए, जबकि संवैधानिक अधिकारों का पूरा सम्मान किया जाना चाहिए। दीर्घकालिक समाधान के लिए डिजिटल साक्षरता, फैक्ट चेकिंग व्यवस्था, कम्युनिटी पुलिसिंग, अर्ली वार्निंग सिस्टम और अधिकारियों का नियमित प्रशिक्षण आवश्यक है। एक आदर्श लोक सेवक को ईमानदारी, निष्पक्षता, पारदर्शिता, करुणा, जवाबदेही और नेतृत्व क्षमता जैसे नैतिक मूल्यों का पालन करना चाहिए। निष्कर्ष, एक सफल लोक सेवक वही है जो सत्य, संवैधानिक मूल्यों, जन विश्वास और सामाजिक सद्भाव की रक्षा करते हुए प्रत्येक निर्णय निष्पक्ष और उत्तरदायी तरीके से ले। यदि यह वीडियो उपयोगी लगा हो तो इसे अपने मित्रों के साथ साझा करें। ऐसे ही यूपीएससी करंट अफेयर्स, मेंस आंसर राइटिंग और एथिक्स की सरल एवं परीक्षा केंद्रित तैयारी के लिए हमारे चैनल यूपीएससी मास्टरमाइंड करंट अफेयर्स को अवश्य सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले महत्वपूर्ण विषय के साथ। थैंक यू।